हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, इसमें बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये दो जो है टॉपिक इस चैप्टर में दे रखे हैं। जैसा कि सबको पता है कि अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स एनिमल्स और जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इतने सारे कि हमको तो याद भी नहीं होंगे। इतने सारे हम याद नहीं कर सकते उनको। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे जो है ऑन अर्थ 20,000 स्पीशीज़ जो है वो एंड्स की पाई जाती है। 3 लाख स्पीशीज़ जो बीटल्स हैं उनकी पाई जाती है। फ़िश की जो स्पीशीज़ है वो है 28,000। और ऑर्किड जो कि एक फ्लावर होता है उसकी है 20,000 स्पीशीज़। तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ 4-5 एनिमल्स के ही नाम है और एक प्लांट है जिनकी इतनी सारी स्पीशीज़ है। ये जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट स्पीशीज़ की, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी जो है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हमारा जो जैव मंडल है, जो बायोस्फीयर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हेट्रोजेनिटी है, जो कि सिर्फ स्पीशीज़ के लेवल पे ही, जाति के स्तर पर ही नहीं, जबकि ये जो ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी जो है ये वो भी बहुत डाइवर्स होता है। जैसे कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कोशिका के वृत्त अणुओं से लेकर जो जीवोम्स हैं वहाँ तक की जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसने पॉपुलराइज की थी? एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने इसको डिस्क्राइब किया। एडवर्ड विल्सन द्वारा ये जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए ये जो टर्म है वो प्रचलित किया गया था। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से हो सकती है। पहले आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक सिंगल स्पीशीज़ में भी यानी एक जाति में भी जो है आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। यानी सिंगल स्पीशीज़ में जो है जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी हो सकती है। ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये जो राउल्फिया वोमिटोरिया है इसके द्वारा शो की जाती है। आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा मतलब ये जो डाइवर्सिटी है विद इन अ सिंगल स्पीशीज़, ये इसका ये एग्जाम्पल है कि जो राउल्फिया वोमिटोरिया है इसकी जो एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है रेसरपाइन की। और उसके अलावा इंडिया में जो है 50,000 जेनेटिकली जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के पाए जाते हैं, धान के पाए जाते हैं। उसके अलावा 1,000 वेराइटीज़ हैं आम की। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीशीज़ तो सेम है, जैसे आम हो गया या फिर चावल हो गए या फिर वो जो मेडिसिनल प्लांट है वो हो गया, लेकिन इनकी जो स्पीशीज़ है हर एक आम की जो वैरायटी है वो अलग होती है। जैसे अल्फांसो हुआ, तोतापुरी हुआ, लंगड़ा आम। तो इनकी स्मेल और इनका टेस्ट भी अलग होता है। स्पीशीज़ सेम है बट डाइवर्सिटी अलग है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दूसरा है जातीय या फिर स्पीशीज़ विविधता, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो ये स्पीशीज़ लेवल पे होती है, जाति के स्तर पर होती है। जैसे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे जो एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा डाइवर्स है देन द ईस्टर्न घाट्स। कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है हमारे जो कंट्री के, हमारे प्यारे भारत के। अब तीसरा जो है डाइवर्सिटी वो हम देखेंगे पारिस्थितिकी कि ये इकोलॉजिकल विविधता जो है वो कि ये इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है वो उस लेवल पे ये होती है। विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है। जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, गरान यानी मैनग्रूव्स और वेटलैंड्स, एस्चुरीज, कोरल रीफ जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल रीफ से ही बना हुआ है। आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज। ये सारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में भी और कल्चरली भी, और बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारी। ये जो है
तथा एल्पाइन श्वादल मिडोज, ये पारितंत्र विभिन्नता जो है स्कैंडिनेवियन जो देश है नॉर्वे से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे वगैरह है, उनसे ये हम जो है ज़्यादा डाइवर्स है बायोलॉजिकली भी। सो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। इसको जो है ये इवोल्यूशन जो है इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसे नहीं कि 10-15 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये सबको पता है। सो मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए, जो विकास है उसमें लाखों वर्ष लगे। लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही जैसे अभी हो रहा है, जो लॉस हो रहा है स्पीशीज़ का, तो ये ज़्यादा, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे एक्सटिंक्ट होने में या जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सत्यानाश होने में। तो ये बहुत रैपिड स्टेट जो है, जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है बनिस्बत कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो जिस रेट से चल रहा है, अगर उसी से चलता रहा तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशू है, और इंटरनेशनल कंसर्न भी है इसके ऊपर। सो बहुत सारी जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह भी किए गए हैं इसके लिए। सो अब क्या है, पृथ्वी तथा भारत में कितनी जो स्पीशीज़ हैं। सो अब जो पब्लिश रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो डिस्कवर्ड और नेम स्पीशीज़ जो हैं, अब बहुत सारी स्पीशीज़ अब तक जो है अर्थ पे इतनी सारी स्पीशीज़ है कि वो उनमें से आधी भी जो है वो डिस्कवर नहीं की गई है। तो एक इंस्टीट्यूशन है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2000, इनके अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु और पादपों की कुल संख्या जो है वो 1.5 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा है, यानी मोर देन 1.5 मिलियन है अब तक टोटल। इतनी जो है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर की जा चुकी है, उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। लेकिन अभी भी इतनी बहुत सारी स्पीशीज़ है, क्योंकि बहुत बार जो है नई स्पीशीज़ जो है अभी भी डिस्कवर की जा रही है डिफरेंट प्लेसेस में। तो ये अभी तक हमें पता नहीं है कि अर्थ पे जो है कितनी सारी स्पीशीज़ अभी तक जो है प्रेजेंट है, जो हमने डिस्कवर नहीं की है। सो यहाँ पे क्या है कि जो ये आंकलन है इसमें बहुत भिन्नताएं हैं और कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र हैं। जैसे वर्गीकीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल देश है उनकी अपेक्षा जो शीतोष्ण यानी जो टेम्परेट देश है उनमें अधिक पूर्ण है। यानी टेम्परेट रीजन में जो है वहाँ की जो ये डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा कंप्लीट है देन ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और उसको पूरी तरह से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एस्टिमेट करें, कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हम करें, तो ये हो सकता है कि 20 to 50 मिलियन जो है स्पीशीज़ हो सकती है अर्थ पे। और लेकिन जो साइंटिफिकली या फिर कंजर्वेटिव वे से हम करें, जैसे कि रॉबर्ट मे ने बताया है, तो रॉबर्ट मे ने किया है कि अधिक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन करके वैश्विक जातियों की विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक ये जो है मान दें कि इतनी जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इतनी स्पीशीज़ जो है अर्थ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। सो जितनी भी स्पीशीज़ अब तक रिकॉर्ड की गई हैं उसमें 70% से ज़्यादा जो है वो क्या है, जंतु है, एनिमल्स हैं। और बाकी के जो प्लांट्स हैं जैसे 22% जो है वो प्लांट है, उसमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृतबीजी, अनावृतबीजी ये सब आ जाते हैं। और ये जो है 22% है और 70% एनिमल स्पीशीज़ है। इस 70% में भी जो एनिमल की स्पीशीज़ है, संपूर्ण जातियों की 70% में भी जो है जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इस 70% का 70% बनाते हैं। यानी ये 70% मान लो 100 है तो उसमें से 70 जो है इंसेक्ट्स होंगे और बाकी के जो है बाकी एनिमल्स होंगे। यानी हर जो है प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट हैं। तो देखो कीटों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पीशीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इनकी जो पॉपुलेशन है, जो स्पीशीज़ है उसमें। तो अकशेरुकियों में जो है कीट है उनका सबसे, यहाँ पे 2 पाई डायग्राम दे रखे हैं। तो जो कीट है उनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद मोलस्क
और अन्य प्राणी समूह बाद में कीटों के बाद है, और फिर मोलस्क है, और फिर क्रस्टेशियंस है। और कशेरुकी में जो है मत्स्य जो है यानी फिशेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। और फिर हैं पक्षी हैं, सरीसृप है, और स्तनधारी और उभयचर। और पादपों में सबसे ज़्यादा जो है वो देख सकते हैं हम कवक, आवृतबीजी, और उसके अलावा शैवाल, और मॉसेस, फर्न और लाइकेन्स। सो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन जो जिसकी स्पीशीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसकी हम संख्या नहीं जानते। अगर हम प्रोकैरियोट्स को गिनना शुरू करें तो उनकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मिलियंस में हो जाएंगी। अगर हम उनको बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया जो है अगर हम इस तरह से उनको मापें तो प्रोकैरियोट्स के लिए जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है वो सूटेबल नहीं होता फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज़। और बहुत सारी स्पीशीज़ जो कल्चरेबल नहीं हो लेबोरेटरी कंडीशंस में, लैब में जो है उनको कल्चर नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है वो यूज़ नहीं किए जा सकते, वो उनके लिए इतने सूटेबल नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको गिनने बैठेंगे तो मिलियंस में ये पहुंच जाएंगी, इनकी स्पीशीज़ ही इतनी डाइवर्स है ये। सो अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया की क्या कंडीशन है कि इंडिया के पास जो है टोटल वर्ल्ड की जो लैंड है उसका 2.4% है, लेकिन हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटीज़ है स्पीशीज़ की वो 8.1% है टोटल की। तो हम जो है 12 मेगा जो बायोडाइवर्स कंट्रीज़ है उसमें आते हैं, यानी 12 महाविविध देशों में भारत एक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लगभग 45,000 पादप जातियाँ हैं, जिसमें से 2 गुना से अधिक जो है हमारे पास एनिमल स्पीशीज़ हैं रिकॉर्डेड इन इंडिया। सो अभी तक क्या है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो जिनको खोजा नहीं गया, जिनको नाम देना बाकी है, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना बाकी है। तो अगर हम मई वाला जो माने ग्लोबल एस्टिमेट्स उन्होंने बोला कि 7 मिलियन हो सकती हैं, तो उस 7 मिलियन में से अभी तक सिर्फ 22% जो है जातियों की खोज हुई है। सो इस अनुपात में भारत की विविधता का आकलन करें तो हमारे पास 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज और वर्णन होना शेष है अभी भी, यानी इतने अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। सो अब ये क्या है, ये जो सिचुएशन है ये जिसमें हमें पता नहीं है कि कितनी जो है स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट है, और जब हम गिनने जाएंगे उनको या हम जब तक उसकी खोज करेंगे तब तक पता चले कि वो स्पीशीज़ जो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और हमें उसके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से जो नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, उससे तो यही लगता है कि बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। सो यहाँ पे जो है एक बहुत ही सही लाइन दे रखी है कि प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है, यानी द नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो हम ये बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, जब तक हम जानेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। तो उनके बारे में हम सिर्फ उनके या तो फॉसिल से जानेंगे कि ये कभी यहाँ थी, जैसे अभी जो हम जानते हैं कि डायनासोर्स जो है इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे क्योंकि उनके फॉसिल्स मिले। तो फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं कि ये स्पीशीज़ कभी एग्जिस्ट करती थी, पर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो हम उनको इन रियल लाइफ जो है वो कभी नहीं देख, हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा जो भी होगा। सो अब है आगे की जैव विविधता के प्रतिरूप यानी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह से। तो जो अक्षांशीय प्रवणता है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है। तो जो डाइवर्सिटी है एनिमल और प्लांट्स की ये यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम जो हमारे भारत में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में वो पाई जाती हो, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो अक्षांश और इनका डिफरेंस आ गया है। सो जो ट्रॉपिक्स हैं, जो इक्वेटर पे जो प्लांट्स वगैरह पाए जाएंगे, वो जो हायर जो टुवर्ड्स अगर हम पोलर रीजन जाएंगे तो वो वहाँ पे जो स्पीशीज़ वो नहीं मिलेंगी।
तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो जिस तरह से हम अक्षांशों में विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है, यहाँ पे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है जाति की विविधता घटती जाती है। सो जो जनरली जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती है यहाँ पे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स हैं 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके 23.5 साउदर्न लैटिट्यूड, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो है डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। सो यहाँ इसमें जो है ध्रुवों से शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों अधिक जाति इस जो इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में पाई जाएगी। तो इंडिया भी जो है ऑलमोस्ट इसी के बीच में आता है। 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड हमारे यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होके जाता है थ्रू 8 स्टेट्स, जिसमें राजस्थान भी एक है। सो भूमध्य रेखा के समीप स्थित जो कोलंबिया है वहाँ पे 1400 पक्षियों की जातियाँ हैं, जबकि जो न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है वहाँ पे 105 ही पक्षियों की जातियाँ। तो देखो 1400 से 105 हो गया, जैसे हमने ऊपर जो है मूव किए हैं। और ग्रीनलैंड में सिर्फ 71 जो कि 71 डिग्री उत्तर है वहाँ पे सिर्फ 56 पक्षियों की जातियाँ। तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो उनकी डाइवर्सिटी कम हो गई है, नंबर भी कम हो गया है जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से पोलर रीजन में जाए, इक्वेटर से पोलर रीजन में जाएंगे। सो भारत का जो अधिकतर भूभाग जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ पे 1200 से अधिक पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं। और इक्वेडोर, ये इसमें क्या है कि वन क्षेत्र में जैसे कि इक्वेडोर संवहनी पौधों की जातियाँ यूएसए के मध्य पश्चिम से शीतोष्ण क्षेत्र के वन से 10 गुना अधिक है यहाँ पे। और जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे अमेजॉन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वहाँ पे जैव विविधता पृथ्वी की सबसे अधिक है। यहाँ पे 3000 जो है मत्स्य यानी फिश की स्पीशीज़ है, 40,000 जो है पादप स्पीशीज़ है, और 1300 जो है पक्षी हैं, और 427 स्तनधारी स्पीशीज़ हैं मैमल्स, और 427 जो है एम्फीबियन स्पीशीज़ है उभयचर की, और 378 जो है वो रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ हैं सरीसृप, और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी की जातियों का आवास है, यानी इन्वर्टिब्रेट्स जो है 1,25,000 से ज़्यादा जो है इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे जो है 2 मिलियन से ज़्यादा इंसेक्ट स्पीशीज़ हो सकती हैं जिनका अभी तक जो है नामकरण नहीं किया होगा, उनको डिस्कवर नहीं किया गया है। तो जब हम डिस्कवर करेंगे उनको तभी उनका नामकरण होगा और उनकी पहचान होगी और उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे जाति उद्भवन, स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन जो है वो जनरली एक फंक्शन होता है ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट गैलिसेशन इन द पास्ट। तो यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार हिमनद होता रहा, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से जो है अपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जातीय विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला है कहाँ पे, ट्रॉपिक्स जो इक्वेटर है वहाँ पर। जबकि जो टेम्परेट रीजन था वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह की वजह से वहाँ पे इतना जो है स्पीशीज़ जो है वो उनको टाइम नहीं मिला इवोल्यूशन के लिए और उनको ग्रोथ के लिए। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो कहती है कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की वो लेस सीजनल होती है। सो यहाँ पे जो मौसमी परिवर्तन जो है वो कम होता है, और इसी स्थिर पर्यावरण की वजह से जो निकेत विशिष्टीकरण है यानी निक स्पेशलाइजेशन है उसको प्रोत्साहन ये मिलता है यहाँ पे, जो कि ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। और उसके अलावा जो तीसरी हाइपोथेसिस है वो कहती है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से जो है ये इनडायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी, अधिक जैव विविधता जो है यहाँ पे होती है। अब दूसरा है जातीय क्षेत्र संबंध यानी स्पीशीज़ एरिया जो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो पायनरिंग और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन में हमने जो किया गया था, तो जो भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। यानी इन्होंने कहा कि जो स्पीशीज़ हैं एक रीजन में वो
इंक्रीज़ होगी उसकी रिचनेस जब हम जो एक्सप्लोर्ड एरिया है वो इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये इसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद जो है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने इसको हम एक ग्राफ से देख सकते हैं। तो जैसे कि वास्तव में जाति समृद्धि में वर्गकों कि व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध जो है वो आयताकार अति परिवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जैसे कि ये है। और इसको लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन जो है हम अब बना सकते हैं। तो ये है log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। तो s जो है वो उसकी वैल्यू है, वो है स्पीशीज़ रिचनेस है यानी जाति समृद्धि, a जो है वो क्षेत्र है, एरिया है, z जो है वो रेखीय ढलान है यानी स्लोप ऑफ लाइन है, या इसे रिग्रेशन कॉफिशिएंट कह सकते हैं हम, और c जो है उसको हम अंतरखंड यानी इंटरसेप्ट है ये। तो जो z है उसकी वैल्यू जो है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि 0.1 से 0.2 के बीच में जो है होती है। ये जो है टैक्सोनॉमिक ग्रुप और फिर जो रीजन है उसके बिल्कुल जो है उस इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1.1 से 0.2 के बीच में होती है। सो यहाँ पे जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क में मॉलस्क जो कुछ भी हो, तो इनका जो है वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जेड पे। सो जो ये रिग्रेशन लाइन है इसकी ढलान आश्चर्यजनक रूप से जो है सेम होगी इन सारे एरिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, ठीक है। सो अब क्या है कि ये जो z है, z का परास 0.6 से 1.2 के बीच में हो तो ये लाइन जो है वो ज़्यादा स्टीपर होगी। तो रूप जो है ये तिरछी जो है खड़ी है, यानी इसकी ढलान जो है वो तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होगी। और जैसे कि जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे, तो इनका जो स्लोप है वो पाया जाता है 1.15। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को। तो ये एक जो है क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि लेकिन इसका जो है सही सही से आंसर जो है अभी तक पता नहीं चला है कि इनका जो है जो कम्युनिटी है, ये स्पीशीज़ जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है एक कम्युनिटी में वो किस तरह से मैटर करते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है इकोसिस्टम की वो किस तरह से उसको जो है प्रभावित करते हैं, ये अभी तक जो है इसका सही से आंसर नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। जो इकोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है जनरली, वो ज़्यादा जो है स्टेबल होती हैं। जो कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होती है वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन द दोज हु हैव लेस स्पीशीज़। यानी एक जैव समुदाय के लिए सटीक जो है यहाँ पे है कि जिस समुदाय में अधिक जातियाँ होती है वह पारितंत्र कम जातियों वाले समुदाय से अधिक स्थिर होता है। तो अब एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करती है इन प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा जो है वेरिएशन, उत्पादकता में सरल साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टेबल हो पाएगी, तभी वो स्टेबल कहलाएगी। और वो जो है रेजिस्टेंस होनी चाहिए टूवर्ड्स द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, जो नेचुरल या फिर मैन मेड जो डिस्टर्बेंस है उनसे वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, तभी जो है वो स्थिर रह पाएगी। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला या विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी ये होना चाहिए। सो अब ये जो डाइवर्सिटी है ये किस तरह से एट्रीब्यूट करती है टू द ये जो लिंक कैसे हैं कि स्पीशीज़ रिचनेस जो है कम्युनिटी में। जो डेविड टिलमैन है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो बहुत सारे जो है प्लॉट्स है वहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो वहाँ पे उन्होंने पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में जो इन्होंने जिन पर अधिक जातियाँ थी वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वहाँ पे साल दर साल जो कुल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई गई, और जबकि जहाँ पे कम जो है स्पीशीज थी वहाँ पे जो है
सो इन्होंने ये भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता जो है वो बढ़ती है, यानी अगर ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, जबकि जो कम स्पीशीज़ वाले हैं वो उतना जो है स्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो उतना जो है उनका रेट जो है सर्वाइवल का वो कम होता है। सो ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, सो किसी एक स्पीशीज़ के जो है एक्सटिंक्ट होने से बाकी की जो स्पीशीज़ है उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये तो अभी भी जो है रिसर्च का जो है सब्जेक्ट है। लेकिन एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका डेफिनेटली जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। जैसे कि जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनकी कोई एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, जो किसी पर्टिकुलर प्लांट की ही जो है पॉलेंस को पॉलिनेशन में मदद करती हो, तो वो प्लांट भी जो है धीरे धीरे वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा और उस पर जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है इम्बैलेंस हो जाएगी। यहाँ जो स्पीशीज़ है उनका एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो एक अगर स्पीशीज़ जाएगी तो उसके जो रिलेटेड बाकी स्पीशीज़ भी है उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा, और इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल हो सकता है फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे जैव विविधता की क्षति यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।